आदरणीय अध्यक्ष जी। करें शुरू। सबसे पहले तो आप सबका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है। आपको तकलीफ इसलिए दी गई है कि चंद कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंत्री गजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र जी राठौड़, नेता प्रतिपक्ष किरोड़ी मीणा जी और अन्य भाजपा के बड़े नेता राजस्थान प्रदेश की सरकार के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बयान दे करके राजस्थान की जनता को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। गलत तथ्यों के आधार के ऊपर वो अपनी बातें रख रहे हैं। और जिन्होंने 4.5 साल तक कुछ भी नहीं किया, नेता प्रतिपक्ष हों चाहे प्रतिपक्ष की हैसियत से प्रदेश अध्यक्ष हों, अब वो चुनावी साल में एक माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। और वो जो माहौल बना करके वो ये साबित करने का कुप्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं। इस कुचेष्टा में लगे हुए हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और राज्य की सरकार अच्छा शासन नहीं दे पा रही है। इस तरीके के कुप्रयास ये लोग बात कर रहे हैं। उसके संबंध में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक एक बिंदुवार उनकी बातों का मैं जवाब दूंगा। फिर आपको पीडीएफ और आपको ये जो हमने तैयार किया डॉक्यूमेंट वो भी मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी और तमाम नेताओं को एक चुनौती देना चाहता हूँ कि वो अपने 2014 और 19 में जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया था उसको रख लें, और हमारा जो घोषणा पत्र है जो 2018 में हमने कांग्रेस पार्टी ने दिया था उसको रख लें। और किसी भी मंच पे किसी भी रूप में बहस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। उनका जो घोषणा पत्र थे, चाहे वो केंद्र सरकार के थे, वो चाहे वो राज्य सरकार के संबंध में थे, 9% भी उनके वादे पूरे नहीं हुए। हमारे वादे 94% से भी अधिक हमने पूरे वादे पूरे किए हैं। इसलिए ये कहना कि राजस्थान की सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, बल्कि मेरा ये आरोप है कि केंद्र की सरकार ने जो देश की जनता और राजस्थान की जनता से वादे किए थे वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया 25 में से 25 सांसद होने के बाद में भी। फिर दूसरी बात, मंत्री गजेंद्र सिंह जी का मैं बयान देख रहा था। वो कह रहे हैं कि राजस्थान टॉप 5 में था और फिसल कर नीचे आ गया। मैं कहना चाहता हूँ कौन से पैरामीटर हैं आपके पास में, कहाँ राजस्थान नंबर 1 है वो मैं आगे चल करके आपको डिटेल में बताऊंगा। भ्रष्टाचार की कार्रवाई के नंबर में वो बार बार आरोप लगाते हैं। देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अगर कहीं कोई जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें नाम राजस्थान नंबर 1 है। जितने भ्रष्टाचार के मामले हमने बनाए हैं और जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को और लोक सेवकों को हमने पकड़ा है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि 2019 से 31 मई 2023 तक एसीबी ने 1935 कार्रवाई की। 1800 अधिकारी, कर्मचारी और लोक सेवक शामिल हुए। और जो स्वीकृतियां हैं उसमें भी 1972 भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध में हमने स्वीकृति दी है। और 2022 में रिकॉर्ड 719 अभियोजनों में हमने स्वीकृतियां जारी की हैं। और बीजेपी की सरकार ने 5 साल में सिर्फ 1536 मामलों के अभियोजन स्वीकृति जारी की थी, जो हमारी 1972 हैं।
दूसरी तरफ जहाँ भी भ्रष्टाचार का मामला दिखा, पारदर्शिता के साथ में हमने कार्रवाई की है, चाहे वो आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का मामला हो, चाहे एसओजी ने पेपर लीक का मामला हो, चाहे सेक्रेटरीट में जो भी पैसा मिला, सोना मिला, उसमें बाकायदा डीजी को, सीएस को बुला करके, मीडिया के बंदों को बुला करके पूरी पारदर्शिता के साथ में सामने रखा गया और अपराधियों को पकड़ा गया और गंभीरता के साथ में गहन जांच की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति नहीं छूटे। इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आरपीएससी के मेंबर को बीजेपी ने नहीं पकड़ा, हमारी सरकार ने पकड़ा। आरपीएससी के साथ साथ जो पेपर लीक का मामला था, उसमें जितने मुलजिमों को हमने पकड़ा, वो चाहे ईडी हो, चाहे दूसरी एजेंसी जो भी काम कर रही हैं, वो उन्हीं पच्चीनों पे वहीं चल रही हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। जबकि हो अल्लाह इतना किया गया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो गया, ईडी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, सीबीआई में चली जाएगी तो ये हो जाएगा। ये सब का सब एक प्रोपोगंडा था, इस तरीके का माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे थे। अपराध गठित हुआ, अपराधी पकड़े गए, पुलिस ने कार्रवाई की, एसओजी ने कार्रवाई की, अब भी कार्रवाई कर रही है। आगे भी एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी हो। अभी भी एक व्यक्ति को 18 साढ़े 18 लाख रुपए लेते पकड़ा, वो भी हमारी पुलिस ने पकड़ा, कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने कोई जासूसी करके नहीं पकड़ाया। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस के ऊपर आधार पे काम करते हैं और पारदर्शिता के साथ में हम लोग काम करते हैं। पेपर लीक माफिया को कोई आज का नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर पेपर लीक माफिया जो है वो पनपा तो वो पिछला भारतीय जनता पार्टी का शासन था, जिसमें बार बार हर परीक्षा के पेपर लीक होते थे, लेकिन जब तक वो पेपर लीक मान करके निरस्त नहीं करते थे, जब तक हाईकोर्ट में लोग जाते और पीड़ित लोग हाईकोर्ट से आदेश लेकर के आते और हाईकोर्ट कहता कि ये पेपर लीक प्रमाणित माना जाता, आप इसको निरस्त कीजिए। हमारे समय में एक भी ऐसा प्रकरण नहीं है कि हाईकोर्ट ने ये कहा हो कि आप पेपर लीक है, इसको पेपर लीक को मानिए। हमने स्वयं संज्ञान लेते हुए जहाँ भी ये लगा, हमारी सरकार को सोर्स के आधार के ऊपर तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करने का हमने काम किया है। और यहाँ तक भी आरपीएससी के मेंबर को भी पकड़ा, पैसे सहित पकड़ा, और किसी के साथ में किसी तरह की कोई स्थिरता नहीं बरती गई, किसी तरह की कोई उसके पक्ष में फेवर नहीं किया गया। जो अपराध के आंकड़े ये गिनाते हैं, उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण नीति जो देश में पहला राज्य है राजस्थान, उसमें लागू है। उसके बावजूद भी राजस्थान में प्रति लाख महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की दर 105.4 है, जबकि असम में 168.3, दिल्ली में 147.6, उड़ीसा में 137.8, हरियाणा में 119.7, तेलंगाना में 111.2। ये सब वो स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस का शासन नहीं है, इन्हीं लोगों का, या दिल्ली में आपका शासन है। मध्य प्रदेश दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत करीब 48% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 28.6%। महिला अत्याचार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत 45.2%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 26.5%। महिला अत्याचार के प्रकरणों में पेंडिंग प्रतिशत 9.6%, जबकि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 31.7%। आईपीसी के प्रकरणों में राजस्थान में पेंडिंग प्रतिशत करीब 10%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 35.1% है। ये जो अपराधों की बात करके एक माहौल खराब करना चाहते हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। पता नहीं कौन से आंकड़े इन भाजपा के नेताओं के पास में आते हैं, क्योंकि ये इनकी जो मूल पॉलिसी है आरएसएस के पाठशाला से निकलती है। एक झूठ को 100 दफा बोलो, वो सच जैसी लगेगी और आपकी बात पे विश्वास कर लिया जाएगा। और आप जो मिशन लेकर के आए हैं कि
ऐसा माहौल बना दो, एक परसेप्शन बना दो कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है, राजस्थान में ठीक नहीं हो रहा, उस परसेप्शन में उसको मदद मिलेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं जो है वो बढ़ने की बातें कर रहे हैं, जबकि सही बात नहीं है। भाजपा सरकार के समय कभी जयपुर, कभी मालपुरा, कभी बारा में दंगे होते थे, कभी लिंचिंग, कभी जिंदा आदमी को काटकर आग से जलाने की घटनाएं भी राजस्थान में हुई हैं। पिछली सरकार की तुलना में आधी ही सांप्रदायिक घटनाएं नहीं होने दी गई, और जहां भी कोशिश की गई असामाजिक तत्वों के द्वारा तुरंत उसको रोक दिया गया। भाजपा के लोग जहां भी सांप्रदायिक माहौल बनता है, दंगे का माहौल बनता है, उसको उकसाने का काम करते हैं। कभी भी राजस्थान के हित में वो नहीं देखते। जबकि जोधपुर में जो घटनाएं उसमें स्वयं मंत्री गजेंद्र सिंह जी वहाँ सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए हनुमान चालीसा के पाठ करो, रोड के बीच में बैठ जाते हैं। इस तरह की घटनाएं भी हमने देखी हैं। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी की बात करने वाले लोग आज उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। किसी तरह की नौकरी केंद्र की किसी भी उपक्रम में, किसी भी सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई, जबकि हमारे द्वारा 2 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गई, 1.25 लाख के लगभग चल रही हैं, और 10 लाख से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे द्वारा रोजगार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत भी 1,96,843 युवा बेरोजगार जो है वो भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। फरवरी 2019 से फरवरी 2023 तक कुल 6,22,043 पात्र अभ्यर्थियों को बेरोजगार भत्ता प्रदान किया गया है, जिन पर कुल 1927 करोड़ रुपए 1,927.90 करोड़ रुपए अब तक व्यय किया जा चुका है। जेजेएम के अंदर 20,000 के घोटाले के गलत आरोप लगा करके राजस्थान की छवि को बदनाम करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री स्वयं जल संसाधन मंत्री होकर के और इस तरीके के भाजपा या केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बेबुनियाद आरोप लगा करके राजस्थान की छवि को खराब करना चाहते हैं, जबकि उनको चाहिए था कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रफल को देखते हुए यहाँ पर पानी की हमेशा से कमी रही है, इसलिए उनको विशेष पैकेज देकर के 90-10 या 80-20 का रेशो करना चाहिए था, जो 50% किया गया, और उसमें भी शायद 45% ही किया गया। जो 10% पैसा जन सहयोग से लेना है वो हमारी सरकार दे रही है, ये नहीं दे पाए। और जेजेएम में इस तरीके के घोटाले के आरोप लगाने वाले लोग खुद केंद्र में सत्ता में बैठे हैं। अगर कोई घोटाला हुआ तो उन्होंने जांच क्यों नहीं कराई? केवल और केवल माहौल खराब करके लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो केंद्रीय मंत्री के ऊपर आरोप लगे, पहले उनकी वॉइस जो आई और उसके आधार पे कोर्ट में जाना पड़ा, और फिर संजीवनी का मामला आया और कोर्ट में जाकर के दिल्ली में उनको हाई कोर्ट में जोधपुर से स्टे लेना पड़ा, तो ये शोभा नहीं देता है। ऐसे व्यक्तियों के आचरण वाले व्यक्ति भी अगर बेबुनियाद आरोप लगाएंगे तो वो केवल राजस्थान में माहौल गर्मा करके, माहौल को खराब करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने तक सीमित रहना चाहते हैं। जिम्मेदारी की बात वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कर्ज माफ़ी के मामले में माहौल बनाया जा रहा है। मैं आज भी मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो 50,000 रुपये तक का स्टेट कोऑपरेटिव का कर्जा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने घोषणा की थी हमारे 3 दिन के कांग्रेस विधायक दल के धरने के बाद में, उसमें से 2,000 करोड़ रुपए दिए और 6,000 करोड़ रुपए हमको देने पड़े, और तमाम स्टेट कोऑपरेटिव के तमाम किसानों के समस्त कर्जे हमने 6,000 और 8,000 अलग से देकर के 14,000 करोड़ रुपए देकर के तमाम कर्जे माफ़ किए। जो नेशनलाइज कर्जे की बात, बार बार नेशनलाइज बैंकों के कर्जे की बात आ रही है, हमने चिट्ठियां लिखी, बार बार लिख रहे हैं, आज भी प्रेस के माध्यम से कह रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है। और मोदी जी ने इससे पहले वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का राज आ गया तो मैं किसान के कर्जे माफ़ करूंगा।
और मनमोहन सिंह जी ने यूपीए सरकार के समय 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ करके ये दिखा दिया था कि किसान के हित में यूपीए सरकार है, आप नहीं हो। तो जब यूपीए सरकार में 72,000 करोड़ के कर्जे माफ हो सकते हैं, तो केंद्रीय सहकारी बैंक और नेशनलाइज बैंकों के वन टाइम सेटलमेंट का पैसा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती और उनके लिए कोई पॉलिसी लेकर के आगे क्यों नहीं आना चाहती है? केवल और केवल माहौल बनाना चाहते हैं। उनको राहत जनता को देनी नहीं है, न देश के लोगों को देनी है, न राजस्थान के लोगों को देनी है। कह रहे हैं कि किसानों की ज़मीनें नीलाम हो रही हैं। हमने एक इससे भी पहले विधानसभा जब सत्र था तो 5 एकड़ तक किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होने का जो कानून पारित किया था, आज भी महामहिम राज्यपाल के यहाँ अटका हुआ है। अगर इनमें थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो इनको उस पर आगे काम करना चाहिए। बार बार बाजरे की खरीद की बात कर कर के और ये अपनी जो एमएसपी, अनिवार्य एमएसपी का जो वादा इन्होंने किया था, उस वादे से अपने आप को मोड़ना चाहते हैं। सबको पता है कि बाजरा जल्दी ख़राब हो जाता है और उसका यहाँ पर कोई राजस्थान में लेने वाला नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर बाज़ार या देश के अंदर इसको खोल दिया जाए तो उसके बाद में इस बात को देखा जा सकता है। बार बार बिजली के जो हमने पहले 1200 रुपये जो है वो 12,000 रुपये साल के जो देने का हमने काम किया था और उसके बाद में 2,000 यूनिट कृषि कनेक्शन के फ्री कर दिए और 200 यूनिट 2 महीने का जो बिल आता है उसका 200 यूनिट फ्री घरेलू और उसके बाद में उसका जितना भी सरचार्ज है वो भी फ्री करने का काम किया। इससे इनके बौखलाहट हो गई और इसका कोई जवाब ये ढूंढ नहीं पाए, इसलिए अनर्गल बिजली के मामले में लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या किसान को 2,000 यूनिट कृषि का बिल माफ़ करना और 100 यूनिट प्रति माह 2 महीने का 200 यूनिट का घरेलू बिजली का माफ़ करना, क्या ये रेवड़ियाँ हैं? क्या किसान को मजबूती देने का इनका धर्म नहीं बनता था? लंपी में पूरे देश में अगर लंपी की बीमारी आई और गायों की मौत हुई तो 1 पैसा किसी स्टेट ने या केंद्र ने कोई नहीं दिया और हम बार बार मांग करते रहे कि लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए और लंपी बीमारी को, और इस प्रकार से केंद्र से जो रिलीफ का पैसा है उस के फंड से पैसा मिल जाए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और हमने 40,000 रुपये के हिसाब से जितनी भी गायों की मौतें हुई थी, करीब 72,000 या 76,000 का आंकड़ा होगा, जो हॉस्पिटल में एक दिन भी उसने किसी ने पर्ची कटाई हो या दिखाया हो, तो उसके आधार पे हमने देने का काम किया। इसमें भी बरगलाने का काम करते हैं। क्या 40,000 रुपये किसी किसान की मदद करने को आप रेवड़ी बताना चाहते हो? तो ये आप कृपया स्पष्ट करने का काम करें। 2019 से 21 तक SC/ST के विरुद्ध अपराधों की तुलना अगर हम करें तो हरियाणा 49.8%, MP 36.26% की बढ़ोतरी है, उत्तर प्रदेश में भी 11% की बढ़ोतरी है, जबकि राजस्थान की इससे कम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि MP में आदिवासियों पर पेशाब करने की घटना निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी इस देश में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक व्यक्ति के ऊपर भाजपा का कार्यकर्ता या नेता पेशाब करता है। और उससे भी बड़ी बात शर्म की ये है कि वहाँ का मुख्यमंत्री किसी दूसरे व्यक्ति को बुला करके और उसके पैर धोता है और नौटंकी करता है और ये दिखाने की चेष्टा करता है। तो इससे बड़ी तो शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। इनका चाल चरित्र और चेहरा जो है वो सामने आता है। करौली जोधपुर में हिंसा के मुख्य आरोपी आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप सब देख सकते हैं कि जोधपुर में कौन ABUP का था, उसकी रसीद भी मैं लेकर के आया हूं, उनके रजिस्ट्रेशन की 2021 की। अगर वो नकारते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री वहां के होने के बावजूद कोई भी ट्वीट नहीं करते उस घटना के बारे में, इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। ये जो बम धमाके की बार बार माहौल बनाने की, हिंदू मुस्लिम का बनाने की और धर्म के आधार पर ले जाने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं, ये इनकी विफलता के कारण से इनके शासन में हुआ था। और हमारे शासन में आपने पता होगा कि जो
तफ्तीश हुई थी, उसके आधार पर आजीवन कारावास की उनको सज़ा, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अब कोर्ट का मामला है कि किस टेक्निकल आधार पे उन्होंने क्या फैसला दिया, लेकिन हमें सबसे बड़े अटॉर्नी जनरल को खड़ा करके, और हमने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कराई है, फिर भी हर भाजपा का नेता एक ही बात कहता है, देखो ये हो गया हिंदू मुस्लिम, चाहे वो उदयपुर की घटना हो, चाहे वो और कोई सी घटना हो, हर मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इनको कोई किसी बात से मतलब नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारी के ऊपर बात नहीं करना चाहते, जो इनको करना होता है उसके ऊपर बात नहीं करके केवल स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करके छवि धूमिल करने का प्रयास करते रहते हैं। त्योहारों के तक को नहीं छोड़ा, कहते हैं कि साहब त्योहारों में वहाँ हिंदू त्यौहार होते हैं, उसमें धारा 144 लगा दी और वो ये नहीं लगा दी। ये सब इनकी आरएसएस की पाठशाला में सिखाए गए ये इनके नवाचार और हमारे लिए बहुत ही प्रदेश के लिए बहुत ही दर्दनाक उनकी जो विचारधारा है, बहुत ही तकलीफदेह विचारधारा है कि हर बात को हिंदू मुस्लिम जोड़ करके और अपनी बातें करते हैं, जबकि सभी जगह जब भी धार्मिक त्यौहार होते हैं किसी भी धर्म का हो, उसमें एहतियात बरतने के लिए सरकारें आदेश निकालती रही हैं, कोई आज नई चीज़ नहीं होती है। पुजारियों के मानदेय 3000 से 5000 हमने कर दिया और साज सज्जा पाठ के लिए भी पैसे हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इनको तो भाजपा को वोट देता है वही हिंदू दिखता है, इसके अलावा उनको कोई हिंदू दिखता नहीं है। घंटे में पकड़ लिया, एनआईए आज तक उनको सज़ा नहीं दिलवा पाई, लेकिन ये इसका ठीकरा भी हमारे ऊपर फोड़ना चाहते हैं, ये खुद कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। 2024 में भारत सरकार पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, इसका कोई जवाब नहीं देंगे ये, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 2014 में भारत सरकार पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो आज बढ़कर 160 लाख करोड़ रुपए हो गया, इसका जवाब नहीं देंगे। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देनी, इसका जवाब नहीं देंगे। किसान की आमदनी दुगुनी करनी थी, इसका जवाब नहीं देंगे। और फिर कहते हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। अरे भाई, नहीं सहेगा राजस्थान तो तब है जब 25 में से 25 सांसद देने के बाद में और मोदी जी के बड़े बड़े वादे करने के बाद में एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, और 25 सांसद 25 के 25 बिल्कुल नक्कारा निकले, निकम्मे निकले, और एक भी काम उन्होंने नहीं किया, और एक दिन भी मोदी जी के सामने या लोकसभा में या राज्यसभा में इनके लोगों ने अपनी बात नहीं की। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोगों के प्रति उन्होंने क्या किया हो। हमने महंगाई राहत कैंप चलाए, एक भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं गया, जबकि आपने देखा होगा कि कैंपों में 1 करोड़ 80 लाख परिवारों ने भाग लिया, और जो महंगाई को राहत बीजेपी को देनी चाहिए थी वो कांग्रेस की राजस्थान की सरकार दे रही थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने भाग नहीं लिया। ये केवल अपनी कभी घेराव यात्रा, कभी जन आक्रोश की यात्रा, कभी कोई दूसरी अभी नहीं सहेगा अपमान यात्रा, इस तरीके के एक क्लिष्ट शब्द ला करके लोगों को भ्रमित करने की कुचेष्टा में लगे हुए हैं। 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को जीरो बिल आ रहे हैं, ये इनके समझ में नहीं आता। महंगाई के इस ज़माने में हर वर्ग को राहत देने के लिए 10 तरह की गारंटी हमारी सरकार दे रही है, उसके ऊपर एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलता है। मैं समझता हूं कि जो जन आक्रोश यात्राएं ये निकाल रहे हैं उसमें 1000, 500, 400, 800, 700, जयपुर में आपने देखा होगा कि कुर्सियां खाली रह गई, और राजेंद्र जी राठौड़ साहब को ये कहना पड़ा, आपको मेरी कसम है 10, 5, 20 मिनट आप एक बार कुर्सियों पे आ जाओ तो मेरी इज्जत रह जाएगी। तो ये इनके इस तरीके के जो आक्रोश है या इनकी जो विरोध प्रदर्शन है उसकी बात है। आज टमाटर का क्या भाव है, अन्य चीज़ों का क्या भाव है, मैं इस मुद्दे पे ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, आपने क्या किया महंगाई के ऊपर, उसके ऊपर आप बता दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो जितनी भी यात्राएं ये निकाल रहे हैं वो सारी विफल हैं। एक मैं डाटा लेकर के आया हूँ, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको पेश दे भी दूँगा हार्ड कॉपी भी, कि हम राजस्थान किसमें अच्छा है जिसकी ये कभी बात नहीं करते। हम हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में नंबर 1 हैं, हम 25 लाख के इंश्योरेंस में एकमात्र राज्य है,
हम सबसे ज़्यादा नए सब सेंटर खोलने में नंबर 1 है पूरे देश में। नए पीएचसी और सीएचसी खोलने में नंबर 1 है। सरकारी मेडिकल खोलने में नंबर 1 है। देश में सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईपीडी टावर राजस्थान में बन रहा है, कहीं नहीं है। किसी राज्य में सर्वाधिक यूनिवर्सिटी हैं तो उसमें राजस्थान नंबर 1 है। कॉलेज खोलने में नंबर 1 है। नई सर्विसेज अधिकारी देने में नंबर 1 है। नौकरी देने में हम नंबर 1 हैं। ओपीएस सबसे पहले देश में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने में नंबर 1 है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने में नंबर 1 है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क देने में हम नंबर 1 हैं। दूध उत्पादन हो, ऊन उत्पादन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, सब में हम लोग फर्स्ट नंबर पे हैं। अब केंद्र की सरकार जो हमको रैंकिंग दे रही है उसमें भी मैं बताना चाहता हूँ, अनाज तिलहन दलहन चना उत्पादन में नंबर 1, बाजरा सरसों उत्पादन में राजस्थान नंबर 1, मनरेगा के काम देने में नंबर 1, स्मार्ट सिटी मिशन में नंबर 1, पर्यटन मंत्रालय द्वारा रैंकिंग जो जारी होती है सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के अंदर नंबर 1 और 2, और इंस्पायर अवार्ड में नंबर 1, जन समस्या निराकरण पब्लिक ग्रीवेंसेस रिट्रेशल में नंबर 1, आर्थिक विकास दर में मामले में देश में 2 नंबर पे। हम 2030 के विजन पे काम कर रहे हैं और ये राजस्थान को गर्त में ले जाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। एक बात जो सबसे प्रमुख इनकी पूरे एजेंडे में रहती है, पेपर लीक। ये पेपर लीक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समस्या है। किसी भी देश में किसी भी सरकार ने इसके ऊपर अंकुश लगाने का हमारी सरकार के समय से पहले कोई प्रयास नहीं किया। मैं एक नमूना देना चाहता हूँ। गुजरात में जूनियर क्लर्क परीक्षा, बिहार में लोक सेवा आयोग, बिहार में एसएससी, उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल परीक्षा, यूपी में टीईटी परीक्षा, आंध्र में पब्लिक सर्विस कमीशन। ये मैं साथ में दे दूंगा, 50 है, मैं बोलूँगा तो ठीक नहीं लगेगा, समय जाया होगा। सारी की सारी है जहाँ पूरे देश में हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में, पिछले सरकार के समय में मैं खुद चीफ व्हिप था, इतने पेपर आउट हुए जिसकी संख्या गिनाऊंगा तो समय लगेगा, लेकिन सारे पेपर आउट हो रहे थे। सरगना खुलेआम पेपर बेच रहे थे और इन्होंने केवल जो कोर्ट से आदेश दिया तभी पेपर लीक माना। बाकी पेपर लीक के आधार के ऊपर जिन लोगों ने मिसयूज किया सिस्टम का और भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी पा गए, जो आज भी नौकरी में लगे हुए हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पूर्ववर्ती सरकार के समय, क्योंकि राजस्थान की बात है तो मैं कहना चाहता हूँ, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2014, आरएस भर्ती 2014, सेकंड ग्रेड लिपिक भर्ती 2014, आरजेएस भर्ती 2014, आरपीएफटी परीक्षा 2024, एसआई भर्ती 2014, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2015, आर्मी भर्ती परीक्षा 15, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 15, रीट 2016, पुलिस कांस्टेबल 2018, जेल प्रहरी परीक्षा 2018, रीट भर्ती 2006। ये सारे पेपर लीक हुए हैं। इनको ये पेपर लीक नहीं दिखता। अरे भाई, तब तो आपका शासन दोनों जगह था। आप ये सीबीआई को ले आते, ईडी को ले आते, पूरी जांच करा लेते, एक नया पूरा का पूरा आप खंगाल सकते थे। अगर आप में कोई थोड़ी बहुत भी होती है, इसी से अगर काम हो सकता है तो वो काम आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रोपोगंडा बंद करें। और मैं मणिपुर की घटना, देश और दुनिया में हमारा सर नीचे हो रहा है शर्म से कि देश का प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहा है और हमारे यहाँ देश जल रहा है। और जो घटना मणिपुर में हुई है उसके बारे में मैं उल्लेख करूं तो मेरे से शब्द नहीं है मेरे पास, मैं बोला नहीं जाएगा। इतनी बड़ी शर्मसार घटना कल परसों भी हुई है और कई दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन इनका केंद्र की सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। एक लास्ट अंतिम बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करूंगा और आपको मौका दूंगा कोई बात पूछनी हो तो, कि 18 जुलाई 2023 को माननीय राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीना जी ने ईआरसीपी के लिए एक बयान दिया। वो आपके पास होगा, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की सरकार 50-50% मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा कर दे तो मैं तुरंत ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करा दूंगा। जब
पहले की मौजूदा जो डीपीआर है उसमें 75% राजस्थान का हिस्सा और 25% मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो किरोड़ी जी 25% हिस्सा, पानी का हिस्सा राजस्थान के लोगों का मध्य प्रदेश को क्यों देना चाहते हैं, इसके बारे में जवाब दें। तीसरी चीज मैं कह रहा था कि जब आपके इतना ही हाथ में है तो आप 13 जिलों में से किसका हिस्सा काटना चाहते हैं, आप बता दीजिए। कौन से जिलों को काटना चाहते हैं ये बता दीजिए, या आप 75% हिस्से के राजस्थान के लोगों के पानी के हिस्से को 50% क्यों करवाना चाहते हैं। ये सवाल मैं डॉक्टर किरोड़ी मीना जी से पूछना चाहता हूं, जो हर मुद्दे के ऊपर बोलते हैं लेकिन फिर उसका जब दूसरा जवाब मांगता है तो जवाब नहीं देते। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि इस मुद्दे के ऊपर वो जवाब दें कि वो 50% हिस्सा क्यों करवाना चाहते हैं। तो मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। ये रसीद भी मेरे पास में है, जो बीजेपी का जोधपुर का जो एबीवीपी का बच्चा है, जिसने अपराधी ने दुष्कर्म किया है और बहुत बड़ा अपराध घिनौना कृत्य उसने किया है। तो ये जो माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो 4.5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ओबीसी की मददगार की बात करने वाले लोग ओबीसी के लोगों को अपने पदों से हटा रहे हैं और आरएसएस और उससे संबंधित लोगों का कब्जा करवा करके और राजस्थान की छवि झूठ बोल करके बदनाम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। हैं छत्तीसगढ़ में भी हैं और राजस्थान में भी हैं, और दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। वो मध्य प्रदेश का नाम थोड़ी लेंगे, वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं उनका नाम थोड़ी लेंगे। उनको तो झूठे आंकड़े बताने हैं, झूठ बोलना है, कांग्रेस को कोसना है, माहौल खराब करना है, ऊंची आवाज में बात करनी है, बार बार दौरे करने हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से और नड्डा जी से जो बार बार यहाँ आ रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि अपने कुनबे को तो एक कर दो। सबसे पहले अपना घर तो संभाल लो, उसके बाद में हम पे आरोप लगाओ। आपके जितने भी राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, एक तरीके की बात कर नहीं पा रहे हैं, सब अपनी अपनी डपली अपना अपना राग चला रहे हैं और मजबूर होकर के भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये जो अभी नहीं सहेगा राजस्थान जो नारा इन्होंने दिया है और कैंपेन चालू किया है, उसमें नेताओं का बंटवारा करना पड़ा इलाके के मुताबिक। ये दर्शाता है कि एक जगह रह करके कोई किसी तरीके का कैंपेन चला ही नहीं सकते, किसी तरीके की बात कर ही नहीं सकते। इनमें किसी में भी केवल मतभेद ही नहीं बल्कि मनभेद भी है। तो इनको कम से कम अपनी पहले बात करनी चाहिए और अपने 2014 से लेकर के जो भी बातें इन्होंने किए हैं, चाहे वो देश की विदेश नीति की बात हो, चाइना के ऊपर जवाब देना चाहिए, चाहे वो नोटबंदी की हो उसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि 2000 के नोट को 7 साल ही क्यों नहीं चला पाए देश। तो उनके 9 साल तक तो चला लिया उन्होंने, तो अब आगे उनको देश की कमान क्यों दी जाए, ये भी देश के लोग सवाल कर रहे हैं। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, क्या उद्देश्य की पूर्ति हुई, वो आप बता दीजिए। किसान की आमदनी दोगुनी कर रहे थे, वो क्या कर दिया आपने, वो बता दीजिए। तो इन बातों का कहीं भी देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी और अमित शाह की बातों में कोई जवाब नहीं आता है कि उन्होंने क्या वादे किए। केवल आना है, फ्लाइट की लैंडिंग करानी है और कांग्रेस को राजस्थान की सरकार को अनर्गल आरोप लगा करके झूठ बोल करके कोसना है और फिर चले जाना है। सर, अभी विधानसभा में सतीश पूनिया जी ने एक सवाल लगाया कि राजस्थान सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम क्यों नहीं कर रही, आपकी सरकार ने मना कर दिया हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने बाहर आके आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार काहे की महंगाई कर से राहत दे रही है लोगों को। सतीश पूनिया जी की मजबूरी है, कुछ न कुछ तो बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको अध्यक्ष से हटा करके उपनेता बना दिया, एक तरीके से उनकी इंसल्ट कर दी उन्होंने, काम उनसे कराया और अब उनको आगे कर दिया जिन्होंने काम नहीं किया। सीपी जोशी जी को कभी काम करते यहाँ 5 साल में राजस्थान में सुना आपने? कभी
देश की लोकसभा में कोई राजस्थान का मुद्दा उठाते सुना आपने? मोदी जी को भगवान बता रहे थे लोकसभा में, हमने सुना उनका वीडियो। भाई उनके लिए भगवान हो सकते हैं, हमारे लिए तो प्रधानमंत्री हैं देश के, सम्माननीय हैं, लेकिन हम क्या करें ऐसे प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। क्या सचमुच राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट सबसे ज्यादा? आप बताइए। नहीं, गलत बोलते हैं। इन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी जो स्टेटों को मिलने वाली थी उसको तो बिल्कुल कम कर दिया, और इनको जो एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी थी वो ज्यादा कर करके पूरे देश में जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सारा का सारा पेट्रोल और डीजल से ले रहे हैं। जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 140 रुपये प्रति बैरल जो था हमारा प्रति डॉलर कच्चा तेल, तो हम लोग 70 रुपये से कम में दे रहे थे। आज 100 रुपये के लगभग है, तो 100 रुपये में ले रहे हैं हम। आप बताइए कि महंगाई कम करने का वादा उन्होंने किया था, केंद्र की जिम्मेदारी है, तो महंगाई कम तभी तो होगी जब पेट्रोल और डीजल से वो लोग बात सेस कम करेंगे, टैक्स कम करेंगे। और राज्यों को मिलने वाला जीएसटी का पैसा भी ले जा रहे हैं, समय पे वो भी नहीं दे रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा हमें पेट्रोल और डीजल से जो पैसा मिल रहा था वो भी हमको जो सेस के रूप में उसकी भी प्रतिशत हमारा कम कर दिया स्टेट्स का। तो एक तरीके से स्टेट्स को पंगु बना दिया इन्होंने कि हमारे ऊपर निर्भर रहो, हम जो मर्जी है जो करेंगे, और अगर हमें आंख दिखाओगे तो हम आपका पैसा रोक लेंगे, आप अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम पैसा रोक लेंगे। ये संघीय ढांचे के विपरीत है ये सारी किस तरह का बिल है, क्या प्रोविजंस मिलके? देखिए, राइट टू हेल्थ, इनकम की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, खाने की गारंटी, सूचना के अधिकार की गारंटी, ये सब हम ही तो लेके आ रहे हैं। इन्होंने तो 2000 का नोट लाए जो 6 साल बाद में बंद करना पड़ा, और इनका तो भाई मामला अलग ही चल रहा है। आप देख सकते हो कि कितने लोग जेलों में बैठे हैं, क्या चल रहा है, कोई बोल नहीं सकता। जो अजीत पवार जी के ऊपर कितने बड़े संगीन आरोप लगाते थे, आज वो उनके उप मुख्यमंत्री हैं। कितने कितने नेता हैं जिनके ऊपर ईडी के केसेज हैं, सीबीआई के केसेज हैं, वो सब इनकी वॉशिंग मशीन से धुल करके जा रहे हैं, और बीजेपी में जाते ही एकदम पाक साफ हो गए हैं। तो इनका तो मामला केवल और केवल सत्ता पे काबिज रहना है, इसके अलावा कोई जवाबदेही इनकी देश के लोगों के प्रति नहीं। सर, ये बीजेपी ने सदन में डेली हंगामा कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, आपका गवर्नमेंट क्यों डिफेंड नहीं कर पाया? आपको अभी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं ना, जवाब दे रहे हैं ना रोजाना। उनको तो वो तो टास्क लेके आए। राजेंद्र जी राठौड़ से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? इनको तो 3 महीने एक इसी सत्र के लिए 8 दिन के लिए मौका मिला उनको, तो वो तो हर मुद्दे के ऊपर अनर्गल आरोप लगा करके खड़े होकर के बाहर जाना। उनको पूछो कि 4.5 साल में कितनी बार बाहर गए, अब इन 4 दिन में आप कितनी बार बाहर गए? जितने 4.5 साल में गए उतने तो ये 4 दिन में बाहर चले गए। तो हर दिन आना, गलत सलत झूठा मुद्दा लेना, और फिर बाहर चले जाना, और फिर हंसते हुए वापस आ जाना, अंदर आके वापस बैठ जाना। तो ये क्या है? ये राजस्थान की विधानसभा की प्रक्रिया और नियम और जो हमारा जो परिपाटी है उसको एक तरीके से ये कलंकित कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है, आपकी महिला विधायक कह रही है कि वो इस सरकार में खुद को महफूज नहीं मानती है, तो अन्य महिलाएं कैसे महफूज हैं? उनका कोई व्यक्ति मामला होगा, मैंने बात की थी खुद ने, उनके किसी प्रकरण में कोई जांच की बात थी, या जो घटना घट गई जोधपुर में उसके संदर्भ में था। बाकी सरकार के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार की बहुत अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो वो जो व्यक्तिगत बात थी उनको उचित प्लेटफार्म पे ही कहनी चाहिए थी, बाहर मीडिया में नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, आरटीसी का पुनर्गठन करेगी पेपर लीक रोकने के लिए, क्या समझती है आपकी सरकार पुनर्गठन की जरूरत है या नहीं है? देखिए, पारदर्शिता के साथ में परीक्षाएं हों, और इतनी
प्रूफ के साथ में, इतनी कड़ाई के साथ में, इतनी पारदर्शिता के साथ में एग्ज़ाम्स होनी चाहिए कि किसी भी बच्चे के साथ में कोई कुठाराघात नहीं हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट आरपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके ऊपर जो कानून बनना चाहिए वो हमारी सरकार बना रही है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कह दिया है। लेकिन ये केवल बच्चों को बरगलाने की बातें कहते हैं। अगर इनके पास में कोई रोड मैप है तो वो बताएं। केंद्र की सरकार इनकी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये बॉडी बनती है, तो ये बता देंगे हमारे पास में ये विजन है, हम ये करेंगे। ऐसे ही किसी पे कुछ भी आरोप लगा करके, सस्ती वाई लूट करके और बच्चों को बरगला करके उनका मानसिक शोषण करने की नीयत से अपने वोट बैंक की बात करना, मैं समझता हूँ कि ये संविधान के खिलाफ है, इस तरीके की बातें करना। आरपीएससी को लेकर कौन सा कानून बना रहे हैं? आरपीएससी को लेकर कौन सा कानून बना रहे हैं? जो परीक्षाएं पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें पेपर लीक होने में आजीवन कारावास तक की सजा के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो सारा का सारा हम लोग देख रहे हैं और हमारी सरकार ला रही है काम। वो तो सब पेपर, तो आरपीएससी पेपर ही तो कराती और कराती क्या है? आरपीएससी कोई सब्जी तो बेचती नहीं, वो तो पेपर कराती है। तो पेपर में पारदर्शिता हो, ईमानदारी से सब लोगों की एग्जाम्स हो, कोई पेपर आउट नहीं हो और ईमानदारी के साथ में उनके साथ में न्याय हो बच्चों के। इसमें तो हम हमेशा हम तो इसी के पक्षधर रहे हैं और यही काम हम लोग करते हैं। कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उसमें सख्ताई से कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये काम अगर इनको इतनी अकल थी तो ये पहले कर लेते। कौन मना कर रहा था? दोनों जगह स्टेट इन्हीं की थी, अब की बार तो दोनों जगह इनकी नहीं आएंगी। ये तो झूठी बातें करेंगे, इनके दम नहीं है इनकी बातों में। 2024 में केंद्र में इनकी सरकार नहीं आ रही है, अब इंडिया आ रहा है, भाजपा और इंडिया, इसका मुकाबला होगा और आपको पता है कि इंडिया जीतेगा। अध्यक्ष जी, मंत्री जाहिदा बेग के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही बीजेपी और कहा है कि एंटी करप्शन के अंदर उनकी शिकायत की। बीजेपी ने किसको छोड़ा है वो बता दो। मैं जीता जागता नमूना यहाँ बैठा हूँ और कितने राजस्थान की विधानसभा में उन्होंने किस तरीके के अनर्गल बयान मेरे लिए नहीं दिए, मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिए और किसी मंत्रियों के लिए नहीं दिए। तो इनको तो केवल अपने मुंह से निकालना ही तो है कि सब भ्रष्ट हैं। ये ऐसे कहने से कोई भ्रष्ट नहीं हो जाता है। अगर आप में दम है और कोई भ्रष्टाचारी है तो उसको पकड़ो, जेल के सलाखों में दो, हम आपकी मदद करेंगे उसके पकड़वाने में। लेकिन केवल आरोप लगा करके माहौल गंदा करना, ये आरएसएस और बीजेपी की फितरत है। स्वागत है, देश के प्रधानमंत्री हैं, आएंगे तो स्वागत है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब सिक्कर में आए तो अग्निपीठ और अग्निवीर और नेशनलाइज बैंकों का कर्जा माफ और 3 काले कानून, इनके ऊपर भी अपना विजन प्रस्तुत करें तो बहुत अच्छा लगेगा। एक सवाल ये है कि मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं को नगर व्यवस्था में घुमाया गया, उसी के जैसे आज राजस्थान में भी काफी ऐसे मामले आ रहे हैं महिलाओं से, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं जो डाटा मेरे पास में है महिलाओं के उत्पीड़न का, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि गत वर्ष की तुलना में दुष्कर्म परिणामों में 5.40%, पोक्सो में 1.83%, अभद्र व्यवहार प्रकरणों में 5.54%, महिला उत्पीड़न में 4.59% की कमी आई है और डकैती के मामलों में 25.86% की कमी आई है। तो ये तो केवल आरोप लगाना ही जानते हैं ना, इनको केंद्र की किसी बात का जवाब नहीं देना, इन्होंने जो वादे किए उसका कोई जवाब नहीं देना, 25 में से 25 जो सांसद हैं उन्होंने क्या किया उसका कोई जवाब नहीं देना, आकर के कांग्रेस को गाली देना है, कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की इच्छा से षड्यंत्र के तहत इनको कुछ न कुछ बोलना है। इसके अलावा क्या है बताओ आप? सर, वो आपका सीकर में मोदी जी का दौरा है, कृषि मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री यहीं से हैं, वो सारी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस बार किसान किट मिलते हैं राजस्थान केंद्र सरकार की ओर से, वो कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं भेजेंगे, तो क्या केंद्र सरकार ऐसे किसानों को रिझा पाएगी और तरफ कर पाएगी?
किसी मुद्दा, कोई भी मुद्दा किसान के लिए आप बता दीजिए मुझे। ऋण माफी नहीं की, नेशनलाइज बैंकों का नहीं किया, 3 काले कानून किसी ने नहीं चाहे थोप दिए गए, भूमि अधिग्रहण कानून के साथ छेड़खानी की गई, इनकी पार नहीं पड़ी, वो अलग बात है। जो प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना है उसमें उसका हाल आप देख ही रहे हैं, किसानों को कोई फायदा मिल नहीं रहा है। और अग्निवीर अग्निपथ आपने देखा, किसानों के बच्चों के साथ में ही अन्याय हुआ है। तो एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे किसान इससे प्रभावित हों। आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, आएंगे, अच्छी बात है, आए, किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन सीकर, झुंझुनू और चूरू, जहां देश में सबसे ज़्यादा सैनिक सीमा के ऊपर और सबसे ज़्यादा शहीद का गौरव प्राप्त करते हैं, उसके इलाके में आकर के अगर देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए कुछ दे करके जाएंगे, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी, तो समझ में आता है। अभी कुछ दिन पहले आपने पता होगा, देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, किरोड़ी जी ने, सब ने माहौल बनाया था कि शहीद वीरांगनाओं को, देवरों को नौकरी दे दो। तो केंद्र की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो अगर वो अपने मुंह से ऐसे कानून बनाने की या ऐसी घोषणा कोई करके जाएंगे, तब तो हम समझेंगे कि आप ठीक बात कर रहे थे, वरना तो हम ये समझेंगे कि आप तो केवल माहौल ख़राब करने के मास्टर हैं, उसी के लिए काम करते हैं, बाकी आपको करना धरना कुछ भी नहीं है। कानून व्यवस्था की बात यही है, जो आपका घर है सीकर रोड पर, अभी कुछ दिनों पहले 2-3 युवकों की पिटाई, उसका वीडियो भी वायरल हुआ। राज्यवर्धन राठौड़ ने, आज प्रताप जी का बयान आता है, वो कहते हैं कि ऐसी वारदात तो होती रहती, होटलों में 11 बजे बंद करेंगे इनको। देखिए, प्रताप जी के किसका क्या था, क्या बयान आया, मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या घटना थी मेरे संज्ञान में नहीं। सीकर का वीडियो जो आया उसमें मैंने एसपी से तुरंत बात की थी, उसमें पकड़ा भी है और अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा भी मिलेगी। कोई भी कितना भी बड़ा लाड साहब हो, अगर वो अपराध करता है तो उसको हमारी सरकार किसी भी तरीके से, हमारी पुलिस बिल्कुल नहीं बख्शेगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो सर एक सवाल छोटा सा है कि आप सभी के लिए कानून बना रहे हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन मीडिया के लिए क्या राजस्थान की सरकार कानून बनाएगी उसकी सुरक्षा के लिए? मीडिया के लिए तो होना ही चाहिए, ये तो चौथा स्तंभ है। तो कहीं कोई आपको लगता है कि मीडिया के लिए किसी कानून की आवश्यकता है, तो आप अपने प्रेस क्लब में या जो भी आपका है उसमें आप सरकार को ज्ञापन दीजिए, सुझाव दीजिए, हम स्वागत करेंगे उनके सुझावों का। कल विधानसभा भी गए थे मीडिया के नहीं, वो तो अच्छी बात है, विधानसभा तो आपका ही है, आपके बगैर जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो आप नहीं बताओगे, जाओगे नहीं तो कौन बताएगा। बट अगर आपको इस तरीके की कोई बात है तो आपका अगर प्रतिनिधि मंडल कोई बात ज्ञापन लेकर के आएगा तो सरकार उसको गंभीरता से विचारेगी। 6 महीने पहले कांग्रेस के लिए ईआरसीपी बड़ा मुद्दा था। अब मुख्यमंत्री ने भी बजट भाषण में इसकी शुरुआत करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक सिंचाई विभाग ने इसको लेकर के जो उसके अप्रूवल से वही जारी नहीं किए। कांग्रेस भी इसको स्लो डाउन में ले जा रही है। किस तरीके से ईआरसीपी हमारा हक है, किसी की मेहरबानी नहीं है। केंद्र की सरकार चाहे जितना जतन कर ले, गजेंद्र सिंह जी चाहे कुछ भी कह देंगे, राजेंद्र जी राठौड़ का राज ला दो, हम ईआरसीपी के 46,000 करोड़ दे देंगे, वो पैसा उनका नहीं है, ये प्रदेश के लोगों का गाड़ी कमाई से जो टैक्स अदा करते हैं उसका पैसा जीएसटी के माध्यम से जाता है उनके पास में। इसलिए राजस्थान के लोग ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करा के रहेंगे। हमारी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उसका काम हम शुरू कराएंगे और 2024 में हमारी सरकार आ रही है, इंडिया जीत रहा है, इंडिया जीतेगा, राजस्थान में ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूँ। लेकिन सीएम की घोषणा के बावजूद अभी तक काम स्टार्ट नहीं हो पाया। सीएम ने बजट में घोषणा की है, नहीं 90% से ज़्यादा जितनी भी स्वीकृतियां निकल चुकी, वर्क ऑर्डर जारी कर चुके हैं। अभी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आचार संहिता में है। आप निश्चित मान के चलिए जितनी बजट घोषणाएं हुई हैं 100% हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे, वर्क ऑर्डर जारी करेंगे। जोधपुर से 45 दिन से एक परिवार बैठा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनके 5 साल से उनका एक लड़का गायब है, वरना उनको कैलाश में नहीं किया।
नहीं, आप मेरे पास लाइए बहन जी, जहाँ भी ज़रूरत होगी हम लोग एसपी, आईजी, डीजी सबसे मिलाएंगे, हम लोग मदद करेंगे। अगर हम मेरे संज्ञान में नहीं है ऐसा मामला, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। थैंक यू, नमस्कार।